प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो टॉर्क का इक्वेशन होता है वो दोनों फ्लक्स के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे ये स्टेटर का एमएमएफ हो सकता है और ये रोटर का एमएमएफ, और दोनों के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो टॉर्क होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये इसका अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तब भी ज़्यादा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और साइन फाई के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ये टॉर्क मैक्सिमम होगा अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एफ एस। और मान लो कि ये रोटर का एमएमएफ है, एमएमएफ या फ्लक्स भी हम बना सकते हैं। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये टॉर्क मैक्सिमम होगा। हमने जनरेटर के केस में ये देखा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये रोटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मैं ये मान लीजिए स्टेटर है, स्टेटर मटेरियल है और ये रोटर है। हमने कल इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया था रोटर को, यहाँ पे वाइंडिंग्स है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन आया था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था ये टॉर्क। और ये टॉर्क, इसका डायरेक्शन हमने लेंज लॉ के अकॉर्डिंग पता लगाया था। जब पहले आप इसको मूवमेंट देंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इसका अपना फ्लक्स हमने ऊपर की तरफ लिया था, रोटर एमएमएफ या फिर रोटर फ्लक्स। इसको जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे तो यहाँ पे इस तरह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा स्टेटर की वाइंडिंग में। स्टेटर की वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस होने से स्टेटर फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टेटर फ्लक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये स्टेटर फ्लक्स है। और हमने कल फिर टॉर्क पता लगाने के लिए हमने फ्लक्स के डायरेक्शन की हेल्प से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लिया था। रोटर का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, स्टेटर का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और फिर नॉर्थ नॉर्थ रिपल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। उस बेसिस पे हमने ये पता लगाया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो डेवलप्ड टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब अगर आप इस मशीन से ज़्यादा पावर डिलीवर करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये एक अपोजिंग टॉर्क है। मान लो कि हमारे पास ये एक सिस्टम है जनरेटर, हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हमारे को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैंने कल ये भी बताया था कि नॉर्मल ऑपरेशन में स्टेडी स्टेट में जो रोटर होता है ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रोटर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहे तो इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अगर अपोजिट टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड TE है, इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराने के लिए आपको TE के बराबर एक इनपुट टॉर्क देना पड़ेगा। मैकेनिकल टॉर्क जो होना चाहिए वो TE के बराबर होना चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो T मैकेनिकल टॉर्क, इसको हम प्राइम मूवर का भी टॉर्क कहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकल टॉर्क के बराबर होना चाहिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सपोज रोटर यहाँ पे ओमेगा R स्पीड से रोटेट कर रहा है और आपने प्राइम मूवर इतना टॉर्क लगा करके आपने इनपुट दिया है, तो आपका इनपुट पावर जो हो जाएगा वो TP इंटू ओमेगा R हो जाएगा। अब स्टेडी स्टेट में ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। अगर TE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो TP की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर TP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप इस सिस्टम में ज़्यादा इनपुट पावर फीड कर रहे होंगे, आप मैकेनिकल पावर इसमें ज़्यादा दे रहे होंगे। और हमें ये भी पता है कि कोई भी सिस्टम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, ये एनर्जी को कन्वर्ट ही कर सकता है। तो हम जनरेटर में क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। और प्रोड्यूस हम कर नहीं सकते, हम कन्वर्ट ही कर सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर फीड करना पड़े। अगर ये ओमेगा R स्पीड कांस्टेंट है, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज, तो इट्स वैल्यू विल बी 314 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर ये कांस्टेंट है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी फीड करें, तो आपको TP की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन TP की वैल्यू आप TE से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कराना है तो दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। तो इक्वल रखने के लिए अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि
टी की भी वैल्यू ज़्यादा हो, जो अपोजिट टॉर्क हो वो ज़्यादा हो, तो आपको भी ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। स्पीड कांस्टेंट है तो इक्विवेलेंटली आप ज़्यादा इनपुट पावर फीड कर रहे होंगे। कुछ लॉसेस को हटा दें अगर, या फिर लॉसलेस मान लें, तो ज़्यादा इनपुट फीड करेंगे तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। अब हमने ये भी बताया था कि अब अगर चाहते हैं कि टी कांस्टेंट हो तो इसके लिए हम एफ एस कांस्टेंट होना चाहिए, एफ आर कांस्टेंट होना चाहिए, और तो ये दोनों कांस्टेंट रहता है। आप हम इसको डीसी करंट से एक्साइट कर देते हैं तो एफ एस एफ आर कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है इसकी भी आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एफ एस भी, यहाँ पे जो करंट होगा वो एसी होगा लेकिन इसकी आरएमएस वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट होते हैं। तो अब टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए दोनों के बीच का एंगल हमारे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। भले ये 90 डिग्री ना हो सकता है ये एंगल 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, लेकिन ये एंगल कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब इस एंगल को कांस्टेंट रखने के लिए रोटर तो मूव करता है, तो रोटर के साथ जो रोटर का फील्ड है, अगर ये पूरा फ्रेम मूव कर रहा है तो इसके साथ जो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन है ये भी मूव करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट रहे तो अगर एफ आर रोटेट कर रहा है तो आपको एफ एस को भी रोटेट कराना पड़ेगा। तो हम ये मशीन में कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में जो दोनों फील्ड है उनको सेम स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट रहे। चाहे कोई सी भी मशीन हो, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो या फिर सिंक्रोनस मशीन हो, सारे तरह की मशीन में जो जितने भी फील्ड होते हैं स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में तीनों फील्ड, सारे फील्ड सेम स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं और उनके बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है। अब एंगल कांस्टेंट रखने के लिए हमारे को एफ एस को भी मूव कराना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि जो भी स्टेटर फील्ड हो, ठीक है, वो एफ आर के साथ ही रोटेट करता रहे। तो जो स्टेटर फील्ड होता है, अगर आप स्टेटर को तो हम 3 फेज वाइंडिंग में हम ये मान लेते हैं कि ये 3 फेज वाइंडिंग है जिसको स्पेस में 180 डिग्री के आउट ऑफ के इस ओरिएंटेशन के साथ रखा गया है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मान लो कि कोई सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, अगर इसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें, इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होगी और करंट का मान लो कि ये डायरेक्शन है आई, तो इस बेस पे कांस्टेंट करंट है, ना ही करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि वाइंडिंग का ओरिएंटेशन क्या है। मान लो कि वाइंडिंग का फर्स्ट टर्न अंदर की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, और वाइंडिंग का फर्स्ट टर्न अंदर की तरफ, पीछे की तरफ से जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो इस तरह से अगर करंट जा रहा है तो इस सॉफ्ट आयरन मटेरियल में करंट क्लॉकवाइज लूप बनाएगा। अगर क्लॉकवाइज लूप बनाएगा तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। अब चूंकि करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और इसका स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब अगर यहाँ एक एसी सोर्स लगा दिया जाए तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज लूप बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगर करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा। करंट या तो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो सकता है या फिर राइट टू लेफ्ट फ्लो हो सकता है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकता है। करंट अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि जिस टाइम पे करंट जीरो होगा उस टाइम पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो होगी। जिस टाइम पे करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे होगा और नीचे के डायरेक्शन में ये इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज करेगा
तो यहाँ पे हमारे को ये कंक्लूजन मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा, और उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। दिस इज पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने एक सिंगल वाइंडिंग को, इसको हम वाइंडिंग मान सकते हैं, ठीक है, इसको हमने सिंगल फेज एसी सोर्स से एक्साइट किया है, तो हमारे को पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला। इसका यूज़ हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में करेंगे। लेकिन ये फील्ड अभी भी रोटेट नहीं कर रहा है। अगर ये फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है, अगर आप इसके आसपास कोई कंडक्टर रख दो, हम इसके पास कोई कंडक्टर रख देते हैं, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो ये कंडक्टर को कट नहीं करेगा, और जब तक कंडक्टर को फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करेगा, इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो पाएगा। तो हम तो यहाँ पे भी फील्ड रोटेट नहीं कर रहा है। हमारा मोटिव फील्ड को रोटेट कराना है। तो फील्ड को रोटेट कराने के लिए अभी हमने एक नेक्स्ट अरेंजमेंट ये लिया है, 3 वाइंडिंग ली है और इसको एक बैलेंस सोर्स से एक्साइट कर दिया है। तीनों वाइंडिंग का जो स्पेस ओरिएंटेशन है ये 120 डिग्री स्पेस में, ये एक दूसरे से 120 डिग्री के सेपरेशन पे है, एंगल पे है। और अगर ये बैलेंस्ड सोर्स है तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे वो भी बैलेंस्ड होंगे और एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होंगे। इन वाइंडिंग्स का जो भी इंडक्टेंस है और वायर में जो रेजिस्टेंस है वो सब भी बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड लोड को अगर हम बैलेंस्ड सोर्स से कनेक्ट करें तो यहाँ पे करंट भी बैलेंस्ड करंट फ्लो होगा। और एक एसी सिस्टम में वोल्टेज भी है, करंट भी है, इम्पीडेंस भी है, तो उसके एनालिसिस के लिए हम किसी को एक को रेफरेंस मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ए फेज़ में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे आई ए इक्वल टू आई एंगल 0, या फिर हम लिखेंगे आई ए इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है और फेज डिफरेंस 0 है, तो इसको हम आई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। और मान लो ये करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट का मतलब मैंने ट्रांसफार्मर में बता रखा है, वाइंडिंग के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम ये मान लेते हैं कि करंट जिस टाइम पे, मैंने ये भी बता रखा है कि करंट अगर इधर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अगर मेरे राइट से मेरे लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर पहला टर्न पीछे से जाएगा तो करंट क्लॉकवाइज लूप बनाएगा। सेम करंट के डायरेक्शन के लिए अगर वाइंडिंग का पहला टर्न आपके सामने से जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएगा। तो सेम करंट के डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो इस डायरेक्शन ऑफ, for this direction of current, we will assume that the direction of magnetic field, the direction of MMF is downward, in downward direction. तो हम यहाँ पे FA का ये फेजर बना देंगे, इसका भी ओरिएंटेशन हम सेम मान लेते हैं, इसका भी ओरिएंटेशन सेम मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, जो इस वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है, जो इस वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है उसी के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो यहाँ पे वाइंडिंग का स्पेस ओरिएंटेशन इस तरह से है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। करंट जिस टाइम पे एंटर कर रही होगी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, करंट एंटर कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में। चूँकि करंट एसी है तो करंट एंटर कर रही है, करंट बाहर भी जा सकती है। तो जिस टाइम पे करंट बाहर जाएगी उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इस रेफरेंस के लिए हम MMF का ये रेफरेंस बना देंगे, ये ठीक है। अब हमें पता है कि MMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, MMF इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो जैसा इक्वेशन करंट का होगा, जिस तरह से करंट अपना मैग्नीट्यूड को वैरी करेगा उसी तरह से MMF भी अपने मैग्नीट्यूड को वैरी करेगा। तो IA को हमने IM साइन ओमेगा टी लिया है, तो FA को हम FM साइन ओमेगा टी ले लेंगे। मतलब जिस टाइम पे करंट एंटर कर रहा होगा उस टाइम पे FA का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा, लेकिन FA अगर नेगेटिव है तो FA का डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ लेंगे। इसी तरह से हम FB डिफाइन कर सकते हैं, FM यहाँ पे IB साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री होगा। हम इसको बैलेंस 3 फेज सिस्टम है, क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस है, तो FM साइन ओमेगा टी माइनस 120
और एफ सी को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगे। जैसा कि हमने देखा था एक सिंगल वाइंडिंग को अगर आप एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग होगा। लेकिन हमारे को इंडिविजुअल वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज ना करके इन तीनों वाइंडिंग की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे एनालाइज करना है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा, तीनों एमएमएफ का डायरेक्शन सेम नहीं है स्पेस में, तो इन तीनों का स्पेस में वेक्टर सम लेंगे एफ सी। तीनों स्पेस में भी 120 डिग्री से फेज अपार्ट है और तीनों का जो मैग्नीट्यूड मैंने लिख रखा है यहाँ पे दो तरह का फेज डिफरेंस है, एक टाइम फेज डिफरेंस है या फिर हम मैग्नीट्यूड वाइज फेज डिफरेंस कह सकते हैं। जिस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा उसके ठीक 120 डिग्री बाद या फिर ठीक t इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ओमेगा, जिसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा 4π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा। इतने सेकेंड के बाद जिस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा ठीक t इक्वल टू इतने सेकेंड के बाद एफ भी मैक्सिमम होगा। तो ये एक मैग्नीट्यूड फेज डिफरेंस है जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में है, ये एक अलग फेज डिफरेंस है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एफ ए का नीचे है, एफ बी का इस तरफ है, ठीक है। तो ये स्पेस फेज डिफरेंस ये एक अलग फेज डिफरेंस है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस में डायरेक्शन होगा वो तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड होगा और तीनों का अपना अपना स्पेस में डायरेक्शन होगा, उसके डायरेक्शन वाइज हम तीनों का वेक्टर बना देंगे और तीनों का फिर रिजल्टेंट सम लेंगे। तो हम इसको टाइम के डिफरेंट इंस्टेंट पे एनालाइज करते हैं। जैसे ओमेगा टी इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें या फिर टी इक्वल टू 0 पुट कर दें तो एफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये डायरेक्शन एफ ए के लिए है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये डायरेक्शन एफ बी के लिए और ये डायरेक्शन एफ सी के लिए। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे एफ ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसके लिए हम बस एक पॉइंट बना देंगे। ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे एफ बी का मैग्नीट्यूड एफ बी इक्वल टू अगर आप यहाँ 0 पुट कर दें तो ये एफ एम साइन -120 डिग्री मतलब -√3/2 एफ एम हो जाएगा। तो मैं मतलब एफ बी का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये हमने इस तरफ लिया है, ये एफ बी का पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ पे एफ बी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आ रहा है तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में बना देता हूँ और इतनी लेंथ मान लेते हैं, ये √3/2 ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ है। तो ये एफ बी आ गया। एफ सी अगर हम ड्रॉ करें, एफ सी इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी 0 पुट करो तो ये √3/2 एफ एम आ जाएगा। मतलब एफ सी पॉजिटिव है और एफ सी का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये इस डायरेक्शन में है। तो ये एफ सी आ गया और इन दोनों के बीच का एंगल, टोटल एंगल 60 डिग्री है, 360 डिग्री है और 6 एंगल्स हैं यहाँ पे और सारे एंगल सेम है तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगी। ये मैग्नीट्यूड भी √3/2 एफ एम है, ये भी √3/2 एफ एम है। तो दो वेक्टर हैं, अगर दो इक्वल वेक्टर हैं, अगर आपको दोनों का रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच से पास करेगा। तो रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन होगा, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। ये वेक्टर अगर ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट a cos 30 और इसका भी कंपोनेंट x कंपोनेंट a cos 30 आ जाएगा। तो टोटल 2a cos 30 डिग्री ये √3 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। और दोनों का y कंपोनेंट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल y कंपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो ये काफ़ी मैथमेटिक्स में यूज़ होगा कि अगर दो वेक्टर इक्वल है, अगर दो वेक्टर इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड a है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2 × a होता है। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 × a हो जाता है। दो वेक्टर इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है तो ये √4 मतलब 2 × a हो जाता है।
दो वेक्टर अगर इक्वल है और 120 डिग्री से फेज अपार्ट है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाता है ये सिंपली ए आ जाता है। ये भी ए है, ये भी ए है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट सम होगा इसकी लेंथ भी ए आ जाएगी। तो ये आप याद रखिए, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी। तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर है तो इनका जो रिजल्टेंट सम आ जाएगा ये √3 टाइम्स, और सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 डिवाइडेड बाई 2fm है, तो ये 3/2fm आ जाएगा। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये FR मैं बना रहा हूँ इसको, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 3/2fm है। ओके, अब हम नेक्स्ट इंस्टेंट चूज़ करते हैं, उस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का उस इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगाते हैं। हम ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। इसके लिए टी आ जाएगा ये π/2 रेडियन है डिवाइडेड बाई 50 हर्ट्ज़ के लिए ओमेगा इक्वल टू ये 2π इंटू 50 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 1/200 सेकेंड मतलब 5 मिली सेकेंड। तो हम 5 मिली सेकेंड बाद या फिर ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री बाद अब हम एनालाइज करते हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम तीनों इक्वेशन में ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ए का जो एमएमएफ आ जाएगा ये एफएम आ जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एफ ए का पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं एफ ए नीचे के डायरेक्शन में और ये इसका मैग्नीट्यूड एफ एम हो जाएगा। एफ बी अगर आप 90 डिग्री पुट करें तो यहाँ पे -30 डिग्री आ जाएगा, तो ये -fm/2, और एफ सी अगर आप 30 डिग्री पुट करेंगे तो sin 150 डिग्री 1/2 होता है, तो ये fm/2 हो जाएगा। एफ बी नेगेटिव है, एफ बी का पॉजिटिव डायरेक्शन हमने इधर दिया है, तो एफ बी एक्चुअली नीचे के इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से हाफ हो जाएगा। तो हम इसको इस डायरेक्शन में fm/2 बना देंगे। एफ सी पॉजिटिव है, एफ सी का पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, तो इधर हम इसको ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू साइन 210 डिग्री आएगी, और साइन 210 डिग्री इक्वल टू -1/2 होता है, तो एफ सी -fm/2 आएगा। तो एफ सी भी नेगेटिव है, तो एफ सी का एक्चुअल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये एफ सी आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी fm/2 है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट सम अगर हम निकालें एफ बी और एफ सी का, दोनों 120 डिग्री से फेज अपार्ट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का जो लेंथ होगा वो fm होगा, fm/2 होगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये बीच से पास करेगा और इसका लेंथ fm/2 हो जाएगा। अब ये fm/2 है और fm सेम डायरेक्शन में, तो टोटल लेंथ ये fr ये 3/2fm हो जाएगा। तो ये fr का मैग्नीट्यूड है एट ओमेगा टी इक्वल टू, दिस इज fr at omega t equal to 0. Next, here we have fr, the magnitude is again 3/2fm, and this is at instant at omega t equal to 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने टाइम डोमेन में टाइम के यहाँ पे जो एंगल चेंज हो रहा है ये टाइम के
आगे बढ़ने से हो रहा है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टाइम में चेंज आता है, उसके करस्पॉन्डिंग फेज़ में चेंज आ जाता है। ये टोटल इसका फेज़ बना रहा है। लेकिन हमने टाइम डोमेन में या एंगल डोमेन में 90 डिग्री का चेंज किया था, यहाँ पे स्पेस डोमेन में स्पेस में 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो जितना हम एंगल में हमने यहाँ पे चेंज किया उतना ही चेंज यहाँ पे स्पेस में आ जा रहा है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम 3/2 FM है। इसको हम एक और ओमेगा टी इक्वल टू, सपोज ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री पुट करके देख लेते हैं कि 120 डिग्री पे ये सेम चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। So next we will check at omega t equal to 120 degree. If we put omega t equal to 120 degree, Fa will be √3/2 FM. Fb will be 120 minus 120, this will be 0. And if we put omega t equal to 120 degree, we will get Fc equal to Fm sin 240 degree. So Fm sin 240 degree is equal to Fc equal to Fm sin 240 degree. This is Fm sin 180 plus 60. This will be minus √3/2 FM. तो अब हम लोग इसका फिर से रिजल्टेंट इन तीनों MMF का रिजल्टेंट MMF पता लगाते हैं। Fa पॉजिटिव है, पॉजिटिव नीचे के डायरेक्शन में है, तो Fa हम √3/2 FM बना देंगे। Fb 0 है तो Fb के बदले बस डॉट आ जाएगा, एंड Fc इज नेगेटिव, द पॉजिटिव डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, सो द नेगेटिव डायरेक्शन विल बी हियर. So Fc is, this will be at 60 degree from Fa. This is √3/2 FM and Fc is equal to minus √3/2, and this angle is 60 degree. So again we have two vectors of same magnitude and the phase difference is 60 degree. So the resultant will be √3/2 times of the individual vector. This will be 3/2 FM. And it will pass, the direction of resultant vector will be midway between these two vectors. So if this angle is 60 degree, here we will have 30 degree. So we started from omega t equal to 0 degree here, and at omega t equal to 120 degree, we started from omega t equal to 0 degree, the direction of resultant MMF is in horizontal direction. Now we moved omega t equal to by 90 degree, and we observed that the resultant MMF rotated clockwise by 90 degree. Again we moved omega t equal to 120 degree, and here we have resultant magnetic field 30 degree from downward direction. So at this point we will have resultant MMF, and this angle is 30 degree. So in total we moved omega t equal to by 120 degree, and we are observing that the resultant MMF moved by 90 plus 30 degree, it also moved by 120 degree. So you can again observe it, omega t equal to 120 is done, 180 degree, omega t equal to 240 degree. Since we have taken phase sequence ABC, so the magnetic field is rotating in clockwise direction. If we take negative sequence, that means if this is reference, now C will lag by 120 degree, and again it will lag by 120 degree. So if this is at 0 degree, Fb will be at plus 120 degree instead of minus 120 degree. So if we will take opposite phase sequence, you can observe it, the resultant magnetic field will rotate in anti-clockwise direction. So next I am trying to find out
the magnitude of resultant magnetic field and direction by not taking any numerical value of omega t. I am taking generalized value of omega t. I am putting omega t equal to theta, and at any generalized angle of theta we will try to observe what is the magnitude of resultant magnetic field and how it is rotating, or what is its phase difference angle, or what is its angle in space domain. If we take arbitrary time instant or arbitrary angle, this will be Fa. Fa will be Fm sin theta. Fb is Fm sin the magnitude of Fm. I am not in this expression, you do not have direction, we can write only magnitude here. Fm sin theta minus 120 degree, and Fc is equal to Fm sin theta plus 120 degree. If theta is a generalized value in vector, we cannot have a certain length, so we will draw arbitrary length, and we will draw in the direction of reference. We will assume it to be positive, and the positive direction of Fa is in the downward direction. So we will make here an arbitrary length Fa. The direction of Fb is in this direction. This is 120 degree, and here we have Fb. The magnitude of Fb is Fm sin theta minus 120 degree, and direction of positive Fc is in this direction. Here we have to make arbitrary length. This is Fc, Fm sin theta plus 120 degree. So these vectors are 120 degree phase apart in space, and these are also 120 degree phase apart in terms of their magnitude. So we have already written the magnitude, so we have taken care of the 120 degree phase difference in magnitude, and we have drawn the vector in different directions. So we have also taken care of the space phase difference, which is 120 degree. Now we have to take resultant sum of these three vectors so that we could get resultant MMF. So we will, in expression we will write Fr is equal to Fm, this is Fm sin omega t. Suppose this angle is 0. To take the resultant sum in space, I am taking this angle as 0 degree. If this angle is 0 degree, in anti-clockwise direction I will take the positive angle, and in clockwise direction I will take negative angle. So the angle of this vector will be minus 120 degree. The magnitude of Fb is this, Fm sin theta minus 120 degree, angle minus 120 degree, plus Fm sin theta plus 120 degree, angle plus 120 degree. So this summation is written in polar form. Here we have magnitude and angle. So this form of a complex quantity is called in polar form. Now we will try to convert it in rectangular form. So we will write, this is magnitude, A angle theta is equal to A cos theta plus J A sin theta. In this way we will write it as Fr is equal to Fm sin omega t. This vector has 0 angle, Fa has, this is a reference, plus Fm sin theta minus 120 degree cos 120, Fm sin theta minus 120 cos minus 120 plus J Fm sin theta minus 120 sin minus 120 plus
the magnitude of Fc is Fm sin theta plus 120 degree cos plus 120 degree plus j Fm sin theta plus 120 degree sin 120 degree. So now we have to add all the real parts and separate the imaginary parts. This is real part, this is real part, and this is also real part. Instead of omega t we will write it as theta, and we will take Fm common. Fm, this is sin theta plus, this is sin theta minus 120, and cos 120 degree is equal to minus 1 by 2. So minus 1 by 2 sin theta minus 120 degree, and this is minus 1 by 2 sin theta plus 120 degree. So this is the real part. In imaginary part, here we have sin minus 120 degree is equal to minus root 3 by 2. So we will have minus root 3 by 2 sin theta minus 120 degree, and for this plus root 3 by 2. For this we have plus root 3 by 2 sin theta plus 120 degree. In this calculation I have taken reference in downward direction. So whatever will be the angle of Fr, we will measure that angle from this reference in anti-clockwise direction. If the Fr has an angle of 30 degree, we will move from this direction 30 degree in anti-clockwise direction. If Fr has minus 30 degree, we will move in clockwise direction, because in anti-clockwise direction only I have taken the positive angle. So I am cleaning it, but we will remember that the reference is in downward direction. If we take a resultant of these two quantity, this is sin c minus sin d. Sin c minus sin d is equal to, no, if we take minus 1 by 2 common, we will have 1 by 2 sin theta minus 120 degree plus sin theta plus 120 degree. This is 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. 2 sin a plus b by 2 will be theta into cos a minus b by 2 will be cos 120 degree. 2 and cos 120 degree will be cancelled out, and minus 1 will come out, because cos 120 degree is equal to minus 1 by 2. So here we will have minus sin theta by 2, and here we have minus, so we will take minus common, minus, so minus and minus will become, this will be minus sin theta by 2, this will be sin theta by 2. So in the real part we will write Fr is equal to Fm sin theta plus, the real part is in the direction of reference and the imaginary part will be in the direction, this is imaginary part is always in the direction of 90 degree. If we take real part, this imaginary part is in this direction, anti-clockwise 90 degree. So in our calculation we have taken reference in downward direction, so the imaginary part will be in this direction. This is the direction of J. So here we have Fm sin theta, and for this term we will write sin theta by 2. So this is real part. The resultant sum is equal to this plus, for imaginary part we will take root 3 by 2 common,
if we take root 3 by 2 common, that we will have sin theta plus 120 minus sin theta minus 120. This is sin c minus sin d. This will be 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. 2 cos a plus b by 2 is equal to theta into sin a minus b by 2 is equal to 120 degree. So this is root 3 by 2, or this 2 and 2 cancel, root 3 cos theta into sin 120 degree is equal to root 3 by 2. So here we will have 3 by 2 cos theta. So in the imaginary part we will write JFM into 3 by 2 cos theta. So FR is Fm into 3 by 2 sin theta plus j 3 by 2 cos theta, or 3 by 2 Fm sin theta plus j cos theta, or now we will replace theta by omega t. Fr is equal to 3 by 2 Fm sin omega t plus j cos omega t. If you want to find out the magnitude of this quantity is equal to sin square omega t plus cos square omega t. This will be 1. So the magnitude of Fr is 3 by 2 Fm. It means at any instant omega t, because I did not take any numerical value for omega t, I have taken the general value. So for the general value of omega t, or we can say at any instant of time, the magnitude of resultant sum is always equal to 3 by 2 Fm. Now we will try to find out the angle. So if we change it in polar form, we can write it as, in polar form we take magnitude, we can take maximum magnitude or RMS value. Here I am taking the maximum magnitude. In polar form we will write it as 3 by 2 Fm angle. Angle will be equal to imaginary part divided by real part. So this will be cos omega t divided by sin omega t. So the Fr will be 3 by 2, or we can write it as, because we have already seen the magnitude, we will write angle of Fr will be, the angle will be tan inverse imaginary part divided by real part. So the angle of Fr will be tan inverse cot omega t. Cot omega t. Now what is the value of tan inverse cot theta? Tan inverse cot theta can be written as tan inverse tan 90 minus theta. So tan inverse tan theta is equal to 90 minus theta. So we can write it as the angle of resultant magnetic field is equal to 90 minus theta in a space, or 90 minus omega t. So at any instant of time we have magnitude of resultant magnetic field and angle of resultant magnetic field. Now we will take different time and we will try to draw the resultant magnetic field, but we have taken the reference in space is in downward direction. So we will take care of that. The reference angle for resultant magnetic field is in this direction. Now if we put omega t equal to 0 degree, the resultant magnitude of resultant magnetic field is constant at 3 by 2 Fm, and angle is equal to 90 minus omega t from this reference, and the positive angle will be in anti-clockwise direction
and negative angle will be in clockwise direction. So, if we put omega t equal to 0, the angle of Fr will be 90 degree. Since this is positive, so we will draw in anti-clockwise direction from the reference. So, that omega t equal to 0, we will have this Fr, and this is the same magnitude and direction we have got when we put omega t equal to 0, a numerical value for omega t, and in the previous case before deriving this derivation. Now, if we put omega t equal to 90 degree, the magnitude will be 3 by 2 Fm and the angle will be 0 degree. So, at 90 degree we will get this. Similarly, if we put 120 degree, here we will have minus 30 degree. Minus 30 degree means in clockwise direction 30 degree from reference. If we put omega t equal to 180 degree, we will get minus 90 degree. So, minus 90 degree will be this. Similarly, if we put omega t equal to 360 degree or omega t equal to 270 degree, first we will put 270 degree, the angle will be minus 180 degree. So, the minus 180 degree will be clockwise opposite. So, this is the direction of Fr, and if we will put omega t equal to 360 degree, one complete cycle in time domain, the resultant will be again in this direction. 360 degree means minus 270. If we put 360 degree, we will get 90 minus 360 minus 270 degree, and minus 270 degree can also be written as plus 90 degree, because we can add 360 or subtract 360. So, we will get 90 degree. So, the 90 degree from reference will be again this direction. So, here we can observe that if we complete one cycle in time domain, the resultant MMF will rotate by one complete rotation in a space. So, if the supply frequency is 50 hertz, the voltage, current and MMF will complete 50 rotation, 50 complete cycle in 1 second, and in one complete cycle of omega t, the resultant MMF rotate by 1 cycle. So, in 50 cycle of omega t, that is in 1 second, the MMF will rotate 50 times in a space. So, we can say that the speed of rotation of MMF in a space, that is equal to the supply frequency. From here also we can say that the angle of Fr, the rate angle of Fr is equal to 90 minus omega t, and omega is, what is omega? Omega is the angular frequency in time domain. Omega is equal to angular frequency in time domain, and this is also equal to the theta in a space, the angle of resultant magnetic field in a space. This is angle of Fr in a space is equal to 90 minus omega t. This is time domain, this is dependent on time. So, we can define the rate of change of angle, the rate of change of angle of resultant magnetic field, this is equal to omega, or if we want to know the speed of rotation, we will take magnitude of this. So, the angular speed of rotation of MMF in a space is equal to the angular frequency of supply, or if the angular frequency is same, then the straight frequency in hertz, this will also be the same. So, if omega t make 50 cycle in 1 second, Fr will also rotate 50 cycle in a space in 1 second. Here we have taken the positive sequence, or the balance supply has the positive sequence A, B, C, and it is also rotating in clockwise direction. If we will take negative sequence, if we take A here, B here, the first lagging is here, then the resultant magnetic field will rotate in anti-clockwise direction. You can check it by the same procedure we have
we have reached on this conclusion. So we started with a 3-phase winding which is stationary. The interesting part is that no part of winding is rotating. This is stationary and it has a balanced current, but its resultant MMF is rotating. So without rotating the frame, the stator frame or the stator winding, we have rotating magnetic field. So we will write, if supply frequency is equal to 50 hertz, the FR resultant MMF will rotate 50 rotation in a space in clockwise direction. Phase sequence is ABC and vice versa. Now, here we have taken the case of a stationary frame. Now, if the frame is also rotating, then what will be the speed of MMF? With respect to, if the winding is stationary and we are observing it, we are also stationary. So, whether we observe it in our frame or in stationary winding frame, the speed will be 50 rotation per second. But if suppose winding is also rotating in clockwise direction, suppose in 2 rotation with the speed of 2 rotation per second, then what will be the speed of MMF? So, to complete this, this is not a very precise statement. We will add to this. The resultant MMF will rotate 50 rotation in space in clockwise direction with respect to its winding. Now, the resultant MMF will rotate with the same speed of, that is the frequency of supply, with respect to the stationary frame, with respect to the stator winding in clockwise direction. Suppose with respect to winding, the resultant MMF is rotating with the speed of 50 rotation per second, and the winding is rotating in clockwise direction with respect to us. So, with respect to us, the speed of rotation of MMF will be 50 plus 2, 52 rotation per second. Similarly, winding is rotating at the speed of 2 rotation per second in anti-clockwise direction. But with respect to winding, if we see from the frame of winding, the MMF will rotate at the speed that is equal to frequency. So, with respect to winding, the MMF is rotating with the speed of 50 rotation per second, and the winding is rotating at the speed of 2 rotation per second. So, with respect to us, the overall speed of the MMF will be 50 minus 2, and this magnitude is greater. So, 48 rotation per second in clockwise direction. So, if winding is also rotating, the speed of rotation of MMF will be the supply frequency plus or minus the speed of winding itself. We will use plus if the speed of winding is same as the direction of speed of MMF with respect to winding, and if these two are opposite, we will use negative sign. So, we will use this concept. There are various numericals based on this concept if the winding is also rotating. So, you can use it there.